नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 7th का हिस्ट्री का बुक है। हमारे अतीत के नाम से हिस्ट्री की बुक चलती है कक्षा 6, 7 और 8 में। तो आज कक्षा 7 का यह हिस्ट्री का बुक है हमारे अतीत के नाम से, और यह दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7th हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो यह देखिए, अध्याय 2 है, नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य। आपने क्लास 7th की एनसीईआरटी की यह बुक अगर पढ़ी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से समझ सकते हैं। नहीं भी पढ़े हैं तब भी हम आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर करा देंगे, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा किया जाएगा सारगर्भित व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? देखिए, दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वह किसके सामंत थे? तो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वह चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्यों के सामंत थे। कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे दक्कन के राष्ट्रकूट। बाद में चालुक्यों को ही अपदस्थ करके राष्ट्रकूटों ने गद्दी हथियाई थी। पल्लवों को अपदस्थ किसने किया था? चोलों ने। और चालुक्यों को अपदस्थ किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। इसे आप अच्छे से समझ लें। इसकी व्याख्या देखिएगा, दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वेट्टी का मतलब होता था एक तरह से बेगारी करना। इस तरह से बेगारी करना, एक तरह से कहीं पर श्रम करना जिसमें कोई पारिश्रमिक न मिलती हो। तो वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था चोल काल में? कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। विकल्प बी, चोल काल में वेट्टी नामक कर चलता था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इसकी व्याख्या देखिएगा, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर के रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम कराया जाता था चोल काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र। भित्ति का मतलब होता है दीवार होता है भित्ति का मतलब। तो एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? तो एलोरा की जो गुफा है वह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट काल की कृति है। विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, एलोरा की गुफाएं और मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की गुफा जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो कल्हड़ की जो रचना है राजतरंगड़ी, इसके द्वारा हमको कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। विकल्प ए, कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। इसकी व्याख्या देखिएगा, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी एक बृहद संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। राजतरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा था और यह 12वीं सदी के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट। देखिए, गुर्जर प्रतिहार एक ही है, चाहे प्रतिहार कहिए या फिर गुर्जर प्रतिहार कहिए। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो देखिए, कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको पाने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में संघर्षरत रहते हैं और बहुत सैकड़ों वर्षों तक यह संघर्ष जारी रहता है। तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए यह संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अंततः इसमें सफलता
प्रतिहारों को ही मिलती है। विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ और साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सामरिक मतलब क्या होता है? मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो देखिए, अफगानिस्तान का जो गजनी प्रांत का जो शासक था मोहम्मद गजनवी जो था, वह लगभग 997 से लेकर 1030 तक लगातार आक्रमण करता है, छोटा बड़ा हर आक्रमण करता है, कुल 17 बार अटैक करता है महमूद गजनवी। तो उसके साथ एक विद्वान आया था, अलबरूनी नामक विद्वान आया था, अलबरूनी नामक विद्वान आया था। विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी ने, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, चोल किसके सामंत थे? तो देखिए, चोल जो सामंत थे पल्लवों के, बाद में चोलों ने ही पल्लवों को अपदस्थ भी कर दिया था। चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के। विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया। तो राजेंद्र प्रथम ने विशाल नौसेना का निर्माण किया था श्रीलंका को जीतने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जीतने के लिए, तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखिएगा, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भगवान शिव का मंदिर था। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज के द्वारा किया गया, राज के द्वारा किया गया। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज ने किया था। तंजौर में किया था और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज ने। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगई कोड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। विकल्प बी। यह नौसैनिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न शासक था राजेंद्र प्रथम। इसकी व्याख्या देखिएगा, गंगई कोट चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित कर लिया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोट की उपाधि धारण की और गंगई कोट चोलपुरम की स्थापना किया था। एक नगर की स्थापना किया था गंगई कोट चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। यह सही है पहला। दूसरा देखिएगा, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार करिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोलकालीन जो मंदिर थे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो देखिए, यह तो चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, सही है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। देखिए, जो नटराज की मूर्ति होती है, कांस्य प्रतिमा होती है, चोल काल का एकदम अद्भुत देन है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, यह भी सही है।
तो कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 तीनों सही है, तीनों। विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, तीनों कथन सत्य है। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। चोल काल में किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हें उर कहा जाता था। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। तो देखिए दोनों बातें सही हैं। चोल काल में किसानों की जो बस्तियां होती थी उनको उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। गाँवों के समूहों को नाडू कहा जाता था और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, चोल काल के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, तथा इस काल में गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यह सही है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेव कहा जाता था, और विल्लन वगाई उसे कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि विल्लन वगाई कहलाती थी। तीसरा, साला भोग, विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था, यह भी सही है। तीसरा, पाली चंद्रम, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। देखिए, पाली चंद्रम जो था वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि नहीं था, बल्कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पाली चंद्रम कहा जाता था। तो ये चौथा जो है गलत है। पांचवा देखिए, देवदान। देवदान देखिए, देवदान जो था मंदिरों में उपहार दी गई भूमि, न कि जैन संस्थाओं को उपहार में दी गई भूमि। तो 4 और 5 जो है यही गलत है। तो यही कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो 4 और 5। 4 और 5 मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। युग्म 4 व 5 सुमेलित नहीं है, क्योंकि पाली चंद्रम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे, तथा देवदान तिरुनमट्टुकानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ISPCS पाठशाला फेसबुक ग्रुप। तथा अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए प्री से लेकर मेंस तक, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। यूपी टेट, सी टेट, TGT, PGT के लिए भी अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।